हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कि जो सर के द्वारा 7 फेर वाली सीरीज जो कि कंप्लीट कराएगी, जो बुक दिए हैं रिटर्न बुक जो सर कुमार गौरव सर के द्वारा प्रदान की गई है, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मतलब उसको उस बुक को मैं मतलब कि पूरे अच्छी तरह से इसका मैं सॉल्यूशन मतलब कि इसको अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, मैं आधा मतलब आधा कंप्लीट भी हो गई है। ठीक है ना गाइज। तो हम कल कहाँ तक पढ़े थे इसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी? 22 जनवरी 2015 को। कब आई थी? 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से। तो हम लोग कल गए थे यहाँ तक, कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे इसको। ठीक है, अब इसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी? 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए क्या करा है। प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना कब आई थी? कि 24 फरवरी 2019 को, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ना। इस योजना में एक वर्ष के अंदर किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलते हैं ना। अब देखिए क्या, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है कि मिशन इंद्रधनुष जो कि शुरू मतलब कि शुरुआत से 25 दिसंबर 2024, कब? 25 दिसंबर 2024 को मिशन इंद्रधनुष आया था। ठीक है, इस योजना का संबंध था टीकाकरण से। किसका था? टीकाकरण से। ठीक है ना, टीकाकरण। इंद्रधनुष, धनुष में इंद्र मतलब लगा के इसे कहीं मार कहीं टीक दो। मतलब कि ऐसे मतलब मान लो इंद्रधनुष है, धनुष में ऐसे तुम तीर लगाओगे, तीर लगा के ऐसे क्या करोगे, ऐसे खींच के ऐसे मारो, ऐसे जाके टीक दो। तो टीक दो तो इन तो क्या हो जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष टीका के लिए आया था। किसके लिए? टीकाकरण के लिए आया था। ठीक है ना। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस बार बार पूछता है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो हमारा पूछता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस हमारा कब मनाया जाता है? हमारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइज क्या करा है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को किया गया था, सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ना शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को। संसद आदर्श योजना 11 दिसंबर 2000 को। ठीक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको कि नरेगा बाद में इसको मतलब कि बाद नरेगा अधिनियम 2005 में आया था। इसके तहत योजना में 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था, लेकिन 9 अक्टूबर 2009 को 8 अक्टूबर 2009 को इसको हम क्या बनाते हैं? नरेगा से मनरेगा बना दिए थे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। 2 अक्टूबर, सॉरी गाइस, 9 अक्टूबर हम बोले थे। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कर दिया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ना। तो पूछता है कभी कभी, नरेगा जो नरेगा आया था, नरेगा कितने दिन के लिए काम प्रदान करता है हमारा? तो 100 दिन के लिए नरेगा था। नरेगा कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, और इसका मनरेगा कर दिया था। मनरेगा, मनरेगा कब कर दिया था? 2009 में आ गया, 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, तो ये हम लोग को इसको याद रखना है। देखिएगा, प्रमुख अधिनियम देखते हैं। प्रमुख अधिनियम में क्या करा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में क्या करा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। उसके बाद उपयोग संरक्षण अधिनियम 1986 से 2019 तक कब किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से। फिर क्या गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से 2009 तक। कब? 1986 से 2009 तक। फिर देखिए नीतिगत दर, नीतिगत दर जिसको बोलते हैं रिपर्चेज ऑप्शन रेट, रिपर्चेज ऑप्शन रेट, जिसको नीतिगत दर बोलते हैं। तो नीतिगत दर क्या होता है ना? नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। ये क्या होता है ना? रेपो रेट होता है। क्या होता है गाइस? नीतिगत दर को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं।
अब हम साधारण भाषा में रेपो रेट क्या होता है बताएं। तो रेपो रेट वो होता है ना जिसको आरबीआई क्या करता है ना है, हमारा जो कमर्शियल बैंक है ना इसको क्या करता है कि वो मतलब कि पैसा उधार देता है। आरबीआई जिस रेट पे कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। अब वाणिज्य बैंक आरबीआई को जिस अथु पे मतलब कि जिस रेट पे जिस पर मतलब पैसा उधार देता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल आर। तो यहाँ पे रेपो रेट रखिएगा जो आरबीआई वाणिज्य बैंक को कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देगा। ठीक है। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। ठीक है, नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। यह अल्पकालिक होती है ना। आरबीआई के जिस दर पर बैंक को उधार देती है ना, आरबीआई जिस दर पे कमर्शियल वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देती है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट दर कहते हैं। ठीक है ना। फिर देखिएगा निर्धनता। निर्धनता क्या होता है ना कि जीवन जीने के साधन हेतु धन का अभाव। क्या होता है निर्धनता, क्या है कि जीवन जीने के साधनों हेतु धन का अभाव निर्धनता कहलाती है। ठीक है। फिर कहा कि निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रगनार नरकसेस ने दी थी ना। नरगास नरकसे ने दी थी। ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाए। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ एडम स्मिथ को कहा जाता है ना। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है ना। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन ना। तो इनकी एक पुस्तक है, इनकी एडम स्मिथ के ना अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है वेल्थ द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन है ना। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या है, दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या नाम है, दास कैपिटल। ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है, कार्ल कैपिटल्स, दास कैपिटल। ठीक है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय आय देखते हैं, क्या नेशनल इनकम। क्या देखते हैं, नेशनल नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय देखते हैं ना, नेशनल इनकम ना। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा किया जाता था। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्या कहता है हमारा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संगठन की स्थापना 2 मई 1991 में हुई थी। क्या करा है हमारा, गाइस साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ अभी सही हो गया। क्या करा है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संगठन की स्थापना 2 मई 1991 में हुई थी। ठीक है। यह स्थापना कोलकाता में प्रशांत चंद्र महानोबिस ने की थी। क्या है, यह स्थापना कोलकाता में प्रशांत चंद्र महानोबिस ने की थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को। कब मनाया जाता है, 29 जून को, 29 जून। ठीक है, 29 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइज। फिर ऊपर क्या करा राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन का मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन का मुख्यालय कहाँ किया गया था हमारा, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। फिर देखिए सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय आय से निबल मतलब कि निबल राष्ट्रीय आय तक, मतलब क्या है कि एनडीपी से मतलब कि जीडीपी से एनडीपी आय निकालने के लिए न्यूनतम मूल्यह्रास कम कर दिया जाता है ना। तो क्या कहा है कि सकल राष्ट्रीय आय से निकल इतना निकालने के लिए तो हमारा एनडीपी बराबर क्या होता है मालूम है, इसको क्या करा है, एनडीपी बराबर होता है नेशनल मतलब कि नेट नेट एनएनपी होता है यार, एनएनपी नेशनल प्रो मतलब कि आई या इनकम ही होता है, एनएनपी होता है, एनएनआई। तो यही कुल मिलाकर होता है जीडीपी से क्या कहते हैं, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास को डिप्रिएशन बोलते हैं, डिप्रिसिएशन ना। तो इसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं,
मूल्यह्रास। तो वही करा है कि हमारा जो निबल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अपना हम क्या जीडीपी माइनस मूल्यह्रास कर देंगे, उसी को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करा है हमारा सकल घरेलू संपन्नता। सकल घरेलू राष्ट्रीय संपन्नता की अवधारणा 1972 में भूटान के राजा जिग्मे सिंगयोई वांगचुक ने की थी। ठीक है ना। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, कब? 20 मार्च। विश्व प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। फिर क्या है? हरित क्रांति। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलांग को माना जाता है। तो गाइस मैं जब जो 100% का होमगार्ड के लिए जो प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, जो करा गया मेरे जो TWA के अंकल सर जी द्वारा कराया जाता है डेली, मतलब वहाँ तो उसको मैं डेली रिवाइज करवाता हूँ। तो वहाँ पे ये सब बात मैं बताता हूँ डेली। हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये सब बताता हूँ। ठीक है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन? नार्मन बोरलांग है। ठीक है। फिर भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है ना। फिर भारत में इस क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी ना। फिर इस क्रांति को मुख्य रूप से गेहूं व चावल फसलों पर को शामिल किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है ना। तो भारत में श्वेत क्रांति, देखिएगा यहाँ पे ना श्वेत क्रांति का हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लड क्या कहते हैं, हाँ फ्लड, फ्लड कहते हैं ना। तो याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो हमें याद रखना हरित क्रांति के बाद में हरि भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलांग है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मतलब की गई थी 1967 से 68 में। ठीक है। इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं व चावल फसलों को शामिल किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। फिर देखिए इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की बजट से एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है ना। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार किया जाता है ना। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ना। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, भारतीय समाज की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष ना। संघ शक्ति समिति, संघ समृद्धि समिति जवाहरलाल नेहरू। कौन है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है ना। संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। देखो संघ से संघ संविधान, संविधान का संविधान भी शक्ति समिति का संविधान देख लेंगे, बट यही होंगे। ठीक है। देखो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया और नियम समिति, प्रक्रिया और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। तो उनके कुछ समितियाँ थे और उनके अध्यक्ष थे। ठीक है ना। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, पंडित जो संविधान शक्ति समिति, और उसके बाद क्या कि मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब गाइस देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। देखो 44 में आप क्या बोले थे ना, आर्टिकल 44 में देखो 44 हमारा क्या है, दोनों समान है ना, 4 दोनों समान है। तो इससे क्या हो जाएगा, सिविल, सिविल कोड सिविलाइजेशन होता है ना, तो हमारा समान सिविल संहिता हो जाएगा ना, समान सिविल संहिता हो जाएगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या करा है, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया आर्टिकल नंबर 40A में। आर्टिकल 40A में पर्यावरण संरक्षण बताता है ना। अनुच्छेद 50 में क्या होता है, न्यायपालिका व कार्यपालिका की शक्ति का पृथकीकरण। न्यायपालिका, अनुच्छेद 50 में क्या कहता है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका शक्ति क्या होता है, पृथकीकरण किया जाता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 51 में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति होता है। फिर भारत की विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 से है। भारत की विदेश नीति का संबंध किससे, अनुच्छेद 51 से है। ठीक है। फिर देखो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति ना, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, लोक लेखा समिति में कुल कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य व राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और क्या होता है, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं।
कितने होते हैं गाइस? लोक लेखा समिति में हमारे 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो 22 सदस्य में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। इस समिति को नियंत्रण महालेखा परीक्षण का मित्र या मार्गदर्शन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि अध्यादेश अध्यादेश जारी करता है ना। जो देखिए अध्यादेश दो प्रकार से जारी होता है। पहला आर्टिकल 223 के अनुसार राष्ट्रपति करता है, फिर 213 के हिसाब से राज्यपाल करता है। तो आर्टिकल 123 के हिसाब से अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और वही आर्टिकल 213 के हिसाब से कौन करता है? हमारा राज्यपाल, गवर्नर। तो हमारा राज्यपाल। तो अध्यादेश हमें कितने दो प्रकार से लागू होता है, ठीक है। अध्यादेश दो प्रकार से लागू होता है। पहला आर्टिकल हमारा 123 के हिसाब से कौन करता है? राष्ट्रपति। और 213 के अनुसार राज्यपाल करता है, ठीक है ना। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अनुसार राष्ट्र के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है ना। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश के पास जारी करने की शक्ति 213 में होती है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में होती है, आर्टिकल नंबर 213 में। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। हमारा जो अध्यादेश है ना, वो हमारा क्या अस्थायी अधिनियम है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पास समाधान शक्ति का उल्लेख मतलब कितना है? 72 में। तो आर्टिकल 72 में हमारा क्या? राष्ट्रपति को समाधान करने का उल्लेख है। अच्छा, फिर देखिए क्या है, राज्यपाल के पास समाधान शक्ति का उल्लेख कितना? 161 में। तो राष्ट्रपति समाधान करने का शक्ति कितनी है? 72 में। और उसके बाद हमारा राज्यपाल का समाधान करने की शक्ति किस में है? हमारा अनुच्छेद 161 में, ठीक है ना। फिर अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। तो अध्यादेश कब माह के लिए जारी होता है? हमारा 6 माह के लिए लागू होता है ना। तो अध्यादेश जब भी लागू होगा हमारा 6 माह के लिए लागू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 15 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसको साहित्य और कला, विज्ञान, समाज सेवा और विश्व अनुभव होते हैं। तो विशेष अनुभव होते हैं ना। तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होते हैं, उनको एक क्या करता है? शामिल करता है। नेक्स्ट गाइज क्या करा है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में, राज्यपाल क्या होता है? राज्य विधान सब परिषद में कुल सदस्य की संख्या 1/6 होती है। राज्यपाल में राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 1/6 होती है। भाग मनोनीत करता है जिसका जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा जैसे विशेष अनुभव होते हैं ना। फिर देखो महाभियोग जिसको अपीचमेंट बोलते हैं ना, अपीचमेंट, महाभियोग ना। तो महाभियोग आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के द्वारा होती है, ठीक है ना। में है इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करेगा ना, तो उस पर महाभियोग लगा कर उसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। मतलब कि महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यों से 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद के चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी क्या करता है? हमारा महाभियोग की क्या होता है? इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, व्यवहार या अक्षमता है। जो संविधान का उल्लंघन करत हुआ, दुर्व्यवहार करत हुआ और अक्षमता उसको जिसका क्षमता उसका अनुपयोग करत हुआ। तो फिर भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगा है। अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं है जो संविधान का उल्लंघन करे, ठीक है। तो अभी तक तो ऐसा कोई राष्ट्रपति ही नहीं बना है। तो बना वाली बात नहीं गाइस, तो उसमें महाभियोग लग जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत हो, तो अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा, लेकिन प्रक्रिया दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करेगा गाइस मेरा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। तो मतलब भारत के जो निर्विरोध का मतलब कि बिना चुनाव के
जनता के द्वारा बस इसे चुने गए थे। तो बिना चुनाव के चुने गए कौन राष्ट्रपति? हमारा नीलम संजीव रेड्डी है। तो निर्विरोध चुने गए कौन है? नीलम संजीव रेड्डी थे ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल थी ना। फिर क्या, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है ना। तो हमें देखिए फिर एक बार और देख लेते हैं गाइज, क्या मतलब है। जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें, हमको याद हो जाए, ठीक है ना। देखिए गाइज, थोड़ा सा हम स्लो बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को आवाज़ देखिए फ्रेश आ रही है और डेली, ठीक है ना। तो हम लोग अच्छा वैसे कि मतलब कि ज़्यादा भी स्लो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो उतना हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए क्या करा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना। भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए नीलम संजीव रेड्डी थे ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में अब तक की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, प्रथम आदिवासी महिला है, ठीक है ना। ये देख लें। देखिए महान्यायाधीश जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ना। तो अटॉर्नी जनरल ना जिसको आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं, किस में आते हैं? 76 में। तो पूछता है कि आर्टिकल नंबर 76 में क्या आता है? तो आर्टिकल नंबर 76 में हमारा महान्यायाधीश आता है। क्या आता है? महान्यायवादी आता है ना। तो महान्यायाधीश हमारा आर्टिकल नंबर 76 में आता है। महान्यायाधीश भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ना। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायाधीश का उल्लेख किया गया है ना। फिर भारत में प्रथम महान्यायाधीश एम.एस. सीतलवाड़ थे। कौन थे? एम.एस. सीतलवाड़। एम.एस. सीतलवाड़। तो एम.एस. सीतलवाड़ थे ना। तो भारत में प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एम.एस. सीतलवाड़ थे। महान्यायवादी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी जो होता है संयुक्त ज्वाइंट सिटी जो ना, कि जिसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो उसमें वो भाग ले सकता है लेकिन उसमें क्या कि मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। वर्तमान में महान्यायाधीश कौन है? आर वेंकट रमणीय ना। तो वर्तमान में महान्यायाधीश कौन है? आर वेंकट रमणीय, ठीक है। कौन है? आर वेंकट रमणीय, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब देखिए क्या होता है लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है ना, अब देखिए लोकसभा दिखता है। तो लोकसभा जैसे कि एक सरला होता है, सरला स से क्या होता है? संसद 79, फिर 80 राज्यसभा, फिर लोकसभा, मतलब क्या 81 ना। 81 में हमारा आता है ना। तो क्या हो जाए हमारा कि राष्ट्रीय संविधान के अनुसार 81 में लोकसभा का उल्लेख है ना। तो हमारा मतलब कि संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के क्या हमारा उल्लेख है, ठीक है ना गाइज। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर ना। तो एक बार बार प्रश्न पूछता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ना। तो हमारा कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? मावलंकर थे ना। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी ना, मीरा कुमारी। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी ना। फिर भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बलराम जाखड़। तो बलराम जाखड़ थे, ठीक है ना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है ना। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ईसाई है गाइज, अभी तो यही है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमारा वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, ओम बिरला। तो गाइज पूछेगा कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे ओम बिरला है। सॉरी गाइज, सॉरी गाइज, एक मिनट थोड़ा। सॉरी गाइज, इसको गाइज हमें वो स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो उस पर किसी पे लगा के इसको मैं क्या है कि इसको इस क्लास को मैं कंप्लीट करा रहा था।
तो मेरे हाथ से लग गया, तो मतलब कि मोबाइल गिरने वाली थी, तो उसको मैं पकड़ लिया। तो इसकी वजह से मतलब क्या होता है ना, देखिए जो मिनट भाग रहा है ना, तो मिनट जब इस तरह मैं बना रहा हूँ, तो इस तरह अगर मिनट चल रहा है तो इस तरह बना रहा हूँ, तो पूरा इसी तरह रहेगा मेरा वीडियो, ठीक है, इसी तरह बनेगा। अभी वो क्या करेगा ना कि अभी जब मिनट घूम जाएगा ना, तो फिर ये वीडियो यहीं तक तो उस तरह रहेगा, फिर उसके बाद पलट जाएगा। तो कभी ऐसे हो जाएगा, तो फिर कभी ऐसे हो जाएगा, तो कभी उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब मतलब क्या होता है, वो पलट जाता है ना गाइज। तो इसकी वजह से वो मिनट को हमको सही करना पड़ा, जिससे थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। नहीं तो हम इस क्लास को यहीं पे विराम देने वाले थे, ठीक है, बट हम सोचे कि जब सही हो गया तो इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोग कहाँ थे, लोकसभा अध्यक्ष थे ना। देखिए संयुक्त बैठक कौन है, संयुक्त बैठक मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई ना, ज्वाइंट सिटी। तो संयुक्त बैठक के बारे में देखते हैं ना, तो संयुक्त बैठक के उल्लेख संविधान की 108 में है ना। तो गाइस कौन है, 108 में है। कुल मिला के ऐसे नहीं याद है, तो ऐसे देखो कि संविधान संयुक्त बैठक जब होती है ना, तो उसमें 108 लोग बैठते हैं, ऐसे याद करो, संयुक्त बैठक 108, तो 108 हो गया ना। फिर देखो राष्ट्रपति बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है ना, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। मतलब बोले थे ना पहले, इसको जो संयुक्त बैठक है, जो ज्वाइंट सिटिंग, इसको तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, ठीक है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है ना। इसको बुलाता तो राष्ट्रपति है, बस अध्यक्ष कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। इस बैठक में राज्य सभा का सभापति भाग नहीं लेता है, इसमें जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भाग नहीं लेता है, ठीक है गाइज। आइए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। देखिए हमारा क्या, यस सी, सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना। तो सुप्रीम कोर्ट है क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है कि जो कि 124 में आता है, आर्टिकल नंबर 124 में, ठीक है ना। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है ना। तो हमारा क्या है कि भारतीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जखनिया थे, हरिलाल जेकानिया थे ना। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जेकानिया थे। कौन थे, हरिलाल जेकानिया, ठीक है ना, हरिलाल जेकानिया थे, ठीक है ना, जेकानिया। तो उच्चतम जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन थे, हरिलाल जेकानिया थे। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जेकानिया थे, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी थी ना। तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, ठीक है ना। फिर उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्यमंत्री न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम प्रथम महिला मुख्यमंत्री मतलब लीला सेठ थी ना। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। फिर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। तो कौन है, 91 कौन है हमारे, संजीव खन्ना है, ठीक है ना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना है, ठीक है ना। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू है, ठीक है ना। फिर प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुजेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी, ठीक है ना। फिर देखिए क्या रहा, मतलब सत्रवासान, सत्रवासान मतलब क्या होता है कि जिससे कि इसका मतलब क्या होता है, बुलाना, सत्र की शुरू शुरू करना या सत्र आहूत करना, आहूत कहलाता है ना। तो सत्र आहूत मतलब सत्रवास बुलाना, तो उसी का सत्र को समाप्त करना सत्रवासान कहलाता है ना। अगर सत्र को बुला रहे हैं आप तो सत्र आहूत का आएगा। अगर सत्र को बुला रहे हैं, सत्र को शुरू करना, तो सत्र को हम शुरू कर रहे हैं तो सत्र आहूत का आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सत्र को हम समाप्त कर दे रहे हैं तो सत्रावसान कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए, सत्र को शुरू कर रहे हैं तो सत्र आहूत कहलाएगा, और सत्र को समाप्त कर दें तो सत्रावसान कहलाता है, ठीक है। इनकी शक्तियाँ केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास व राज्यपाल स्तर पर राज्यपाल के पास होती है, ठीक है ना। फिर देखिए, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है ना। फिर राष्ट्रपति को संसद द्वारा सत्रावसान करने की शक्ति होती है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा है कि राष्ट्रपति जो है ना हमारे, तो न्यूनतम आयु क्या है, यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है ना गाइस। जो कि देखिए यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस का एग्जाम, अब डेट नहीं आई है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होमगार्ड का एग्जाम है, ठीक है,
होमगार्ड का उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसआई के एग्ज़ाम है 14-15 मार्च को एसआई का है, तो उसके इसके लिए तो ज़्यादा नहीं, बट इसमें भी आ सकता है, कोई ये थोड़ा नहीं कि नहीं आ सकता, इसमें भी आ सकता है। अब देखो लेकिन होमगार्ड के लिए, पुलिस के लिए तो पक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का एक प्रश्न है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी भाई 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना हम लोग को तो कितना होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। पहले जब हम 35 वर्ष को पूरे ख़त्म करेंगे, फिर 25 को, फिर 30 को, 18 को, जो भी है ना। तो देखिए क्या है हमारा कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अगर हम राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है, तो हमें कितना चाहिए 35 वर्ष चाहिए। अगर हम उपराष्ट्रपति बन रहे हैं तो हमें कितना चाहिए 35 वर्ष चाहिए। अगर हम राज्यपाल बन रहे हैं तो हमें कितना चाहिए 35 वर्ष चाहिए, ठीक है ना। फिर लोकसभा सदस्य बनने के लिए हमें कितना चाहिए 30 देख लेते हैं पहले ना। फिर मतलब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए 30 चाहिए। अब विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 30 चाहिए ना। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 30 चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए हमें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए यहाँ पे 25 वर्ष चाहिए, यहाँ पे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, तो दोनों लिखा है। फिर वहाँ पे वोट डालने का उम्र मतलब 18, पहले 21 थी, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 कर दिया था। अभी तक हमें लग रहा है ब्रिटेन में ना 16 वर्ष की आयु वाले, ब्रिटेन में तो 16 वर्ष की आयु वाले बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें वोट डाल सकते हैं। वोट डालने की उम्र क्या है 16 ईयर्स है, ठीक है ना। तो गैस ये हमारा क्या हुआ 17वां साल न्यूनतम आयु हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा कि प्रमुख दिवस। तो देखिए क्या है ना कि देखिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। देखिए क्या होता है ना, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, देखो 24, जब भी पंचायत होगी ना तो 24 लोग आपस में क्या करेंगे, पंचायत करेंगे, आपस में बात करेंगे। तो पंचायती राज दिवस ना, तो पंचायती राज दिवस हमारा क्या होता है, पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस हमारा 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो देखिए अप्रैल मतलब कि अपने में देखो क्या, जब पंचायती राज दिवस हो, जब पंचायत होती है तो ऐसे देखो ना, जब पंचायत होती है गांव में तो 24 लोग, मान लो कि 24 लोग अप्रैल मतलब आपस में, अप्रैल मतलब आपस में, तो 24 लोग आपस में क्या करते हैं कि बात करते हैं। जब पंचायत होती तो पंचायत तो एक दो लोग से होगी नहीं, पंचायत में बहुत से लोग होंगे, ठीक है ना। तो पंचायत में क्या करते हैं 24 अप्रैल, 24 लोग आपस में बात करते हैं। मतदान मतदाता दिवस हमारा 25 जनवरी, कब है मतदाता दिवस हमारा कब है 25 जनवरी, 25 जनवरी, ठीक है ना। संविधान दिवस 26 नवंबर, विश्व योग दिवस 21 जून को, 21 जून को हमारा क्या योग दिवस है, ठीक है। देखिए पंचायती राज के बारे में दिया गया है। पंचायती राज क्या, पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति को सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। बलवंत राय मेहता समिति एक त्रिस्तरीय समिति थी ना, 3 स्तर से थी। तो कौन कौन से थे, ग्राम, ब्लॉक, जिला, त्रिस्तरीय समिति थी ना। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय समिति थी, 2 स्तर मतलब ग्राम जिला तक ही था। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी, ग्राम, ब्लॉक, जिला, लेकिन अशोक मेहता समिति क्या थी, द्विस्तरीय थी, जिसके ग्राम और जिला बोलते हैं ना। फिर देखिए क्या आ गया, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे, चुनाव सुधार से है ना। अनुच्छेद 280 में हमारा वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग है, वित्त आयोग ना हमारा कब है, अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग कब है हमारा, अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 368 में हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो देखो भाई, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लगी, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका का हमारा 360 बोलते हैं ना, कौन, एबी डिविलियर्स को। तो वो कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे। तो 368 में हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना, अच्छे से याद रखना है ना। फिर देखिए अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 324 में क्या करें, निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है। आपातकालीन प्रबंध क्या है कि आपातकालीन 3 प्रकार से है। क्या होता है, 352, 356, 360 में। तो 360 में तो वित्तीय आपातकाल होता है ना, वित्तीय आपातकाल होता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल होता है 52 में, राष्ट्रीय आपातकाल। यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, यहाँ पे वित्तीय आपातकाल,
तो 3 प्रकार के हमारे आपातकाल है ना। फिर भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना, तो आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना। आपातकाल 3 होते हैं, 52 में, 56 में, 54 में। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। फिर देखिए क्या करा हमारा कि नेक्स्ट क्या करें, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या करेगा कि वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी जिसको बोलते हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो 6 राजनीतिक का मतलब कि क्या है, हमारा राजनीतिक दल है। तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कितने हैं, 6 है, ठीक है ना। फिर देखिएगा छठी अनुसूची में ना क्या कहा कि भारतीय संविधान की सची मतलब छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और उसके बाद राज्यों में जनसंख्याओं के प्रशासनिक मतलब संबंधित प्रावधान है ना। तो हमारा जो हमारी अनुसूची है ना, शेड्यूल हमारा जो 6 है ना, शेड्यूल 6 में क्या करा है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातियों के प्रशासन संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना। फिर 10वीं अनुसूची में क्या करा है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। 10वीं अनुसूची में क्या है हमारा, दल बदल विरोधी कानूनी से संबंधित है ना। फिर इस अनुसूचियों को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कब जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन 1982 मतलब 1885 में, 85 1985 1885 मतलब 85 है, ठीक है ना। तो हमारा 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी दल बदल, ठीक है। 11वां अनुसूची देखिएगा जो कि किससे संबंधित है हमारा, देखिए ये अनुसूची पंचायतों की शक्तियों के संबंध में, क्या 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। तो यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में था। क्या था, 1992, 73वां संविधान 1992। तो क्या हुआ था हमारा कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज जोड़ी गई थी, ठीक है। देखिएगा 12वीं अनुसूची क्या करा है, इस अनुसूची में नगर पालिका को शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है, नगर पालिका का। फिर इस अनुसूची को संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी ना। तो 12वीं अनुसूची भी हमारे नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है गाइज। तो इस प्रश्न इसको भी हम फाइनल कर लिए। आइए गाइज नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय कांग्रेस अधिवेशन ना, हमारे जो भारत के कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए थे, कौन उसके अध्यक्ष थे, उसके बारे में ये देखते हैं ना। तो हमारे देखिए कौन थे कि 1885 में अध्यक्ष कौन थे, मुंबई में हुआ थे। 1885 में अध्यक्ष कौन थे, मुंबई थे वेमेश चंद्र बनर्जी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ था 1986 में कलकत्ता में, तो दादा भाई नौरोजी। तो कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी थे ना। फिर 1889 में क्या था, मुंबई में वेडनबर्ग थे अध्यक्ष ना। फिर 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सैदानी, प्रथम वंदे मातरम गाया था रहीमतुल्ला सयानी। तो रहीमतुल्ला सयानी जो कि कोलकाता अधिवेशन में थे। फिर बनारस अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे ना। फिर सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष थे अध्यक्ष, ठीक है ना। फिर देखो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में विष्णु नारायण मतलब कि धर थे ना, जो कि क्या थे कि प्रथम जनगण मन गाया था ना, विष्णु नारायण धर थे। लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजमूदार थे, कौन थे, अंबिकाचरण मजमूदार थे 1916 में ना। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष थे, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन के। कानपुर में सरोजनी नायडू, कानपुर 1925 में सरोजनी नायडू थी ना। फिर लाहौर के जवाहरलाल नेहरू थे, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। फिर 1931 में क्या, कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची में कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस थे 1938 में। फिर रामगढ़ में अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 में। और 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया थे। तो जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया थे। देखिए गाइस प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है।
तो कौन है कादम्बरी के रचनाकार, कौन है बालभट्ट। राजतंगड़ी के कल्लड़ सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। तो कौन है कादम्बरी, बालभट्ट, राजतंगड़ी कल्लड़, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ना। तो कौन है शुद्ध सिद्धांत कौन दिया, आर्यभट्ट, कादम्बरी बालभट्ट, राजतंगड़ी कल्लड़। ठीक है, फिर देखिए क्या आएगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेठ, इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेठ, लघु जातक वाल्मीर, पंच सिद्धांतिका वाल्मीर, उसके बाद अष्टाध्यायी पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, मतलब कि बुद्ध चरित अश्वघोष, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो गाइज क्या हमारा, तो हमारा क्या इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेठ न, और उसके बाद लघु जातक वाल्मीर थे, पंच सिद्धांत का वाल्मीर द्वारा लिखी गई, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया, फिर मतलब अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा, उसके बाद क्या है कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा ना। तो गाइज यहाँ पे हम फाइनली क्या किए कि जो हम डेली था मतलब आज 60 से शुरू किए थे, 70 डेली 10 पेज कंप्लीट कराते हैं, तो 60 से 70 गया मतलब 71 है। तो यहाँ पे कुछ मतलब कि वो थे, मतलब कि पुस्तक थे, ठीक पुस्तक करेंगे। हाँ कुछ पुस्तक थे, उनके लेखक थे, तो उसको मैं कंप्लीट कराया यहाँ तक आके। यहीं से कल स्टार्ट को हम करेंगे, कल स्टार्ट को कल क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ, सम्राट अशोक मौर्य वंश से ना। तो मौर्य वंश से इस क्लास को कल हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और उसके बाद फिर कल हम क्या करेंगे, कल हम यहाँ से 70 से लेके 70 पेज से मतलब लेके 80 पेज तक पूरा कंप्लीट करेंगे ना। तो ओके गाइज, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, टेक केयर, बाय।